अगर आप चाहते हैं कि आप एक फ़ाइटर पायलट बनना चाहते हैं तो उसके तौर तरीके मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर आप एयरफोर्स सेलेक्ट करते हैं आपका करियर ऑप्शन, तो देखिए उसकी यही तरीके हैं। जिस तरह से मैं एयरफोर्स में गया और ज्वाइन की, उसके बाद ट्रेनिंग की, कुछ ज़रूर चेंजेस आए हैं इस प्रोसीजर के अंदर, वो मैं आपको जैसे टाइम जाता है बताता रहूँगा। और मैं समझता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से इसलिए बता सकता हूँ कि मैं एक कमीशन लेने के, एयरफोर्स में कमीशन होने के बाद ट्रांसपोर्ट पायलट बना, फिर मैं फ़ाइटर पायलट बना। वो एक आम ज़िंदगी नहीं है, ना ही आम तरीका है। तो अगर आपने एयरफोर्स की तरफ ट्रेनिंग के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया था और सेलेक्ट हो गए हैं, तो आप एयरफोर्स एकेडमी जाएंगे। अगर आप पायलट ट्रेनिंग के लिए आपका ऑप्शन है एयरफोर्स में, तो आपको ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के अंदर एक एडिशनल टेस्ट देना पड़ता है। वो एडिशनल टेस्ट कहा जाता है PABT, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। उसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है कि आपका आँखों का मोटर मसल्स का, जो मसल्स नॉर्मली एक्शन करते हैं चलने में, हाथ से पकड़ने में, इनका कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। और साथ में ही आपका दिमाग चलना चाहिए कि आप सोच सकें, परिस्थिति को भांप सकें। मैं आसान शब्दों में ये इसलिए ऐसा समझाऊंगा कि जो आप में से गाड़ी चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं या साइकिल भी चलाते हैं, तो आप जब सड़क पे साइकिल चलाते हैं तो आपका दिमाग ये सब चीज़ें देख के चलता है कि सड़क के ऊपर सामने से कोई आ रहा है, बगल से कोई पैदल भी चल रहा है, सामने गाय भी है, एक भैंस भी है। तो किस तरह से आपका दिमाग इनमें सब चीज़ों को समझ के, सोच के तब फिर एक्शन लेता है कि आपको हैंडल साइकिल का बाएं मोड़ना है, दाहिने मोड़ना है, ब्रेक लगाना है, स्पीड बढ़ानी है। इसी तरह से आप कार में करते हैं, इसी तरह से आप स्कूटर में करते हैं। अगर आप इस बैटरी टेस्ट में फेल हो गए तो भारतीय वायुसेना आपको कभी भी फ्लाइंग ब्रांच में नहीं लेगी, क्योंकि इसका एक ही दफ़ा टेस्ट होता है और दोबारा कोई टेस्ट नहीं होता है। समय बचाने के लिए भारतीय वायुसेना ये करती है कि एक एवरेज पायलट को इतने समय के अंदर कमीशन मिलना चाहिए, या इतने फ्लाइंग करने के बाद उसको अकेले जाने की क्षमता हो जानी चाहिए। मैं एक इंस्ट्रक्टर रहा था सन 73 से और 75 तक, 2 साल में इंस्ट्रक्टर था, टीचर था जो हवाई जहाज़ उड़ाना सिखाते थे एयरफोर्स स्टेशन बीदर के अंदर, और बेसिक फ्लाइंग सिखाता था सबको। तो मैं आपको ये बताने में झिझकूंगा नहीं कि 35 से 37% तक लोग वहाँ भी फेल हो जाते हैं। लिहाजा वो पायलट ना बन के फिर नेविगेशन ब्रांच में चले जाते हैं, जहाँ उनको नेविगेटर बना दिया जाता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में चले जाते हैं, जहाँ उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना दिया जाता है। आप कमीशन तो फिर भी मिल चुका है आपको, तो आप कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, पर ये नहीं है कि आप फ्लाइंग ब्रांच में ही रहें। अमूमन ये देखा गया है कि अगर आप फिज़िकली, आपका मेडिकली क्लियर रहे तो वहाँ पे फेलियर नहीं होते हैं। अगर आप फाइटर ब्रांच में हैं तो आप फाइटर पायलट बन जाएंगे। किसी वजह से आप न बन पाए फाइटर पायलट, तो आपको मौका दिया जाता है ट्रांसपोर्ट में और हेलीकॉप्टर पायलट बनने का। 90% इसमें कोई फेलियर रेट्स नहीं होती हैं, सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान हो सकता है। तो ये सोच के चलना चाहिए कि एयरफोर्स की करियर के लिए आपको थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ती है कि अगर आप पायलट नहीं बने तो हो सकता है आप नेविगेटर, वो भी फ्लाइंग ब्रांच के हैं, वो बन जाएं, मार्गदर्शक जिसको कहते हैं, या आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाएं। ये फ़र्क है बस, और कोई फ़र्क नहीं है। तीनों सर्विसेज की ट्रेनिंग एक सी ही होती है, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो। फिर ये स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग अलग अलग जगहों में होती है। फाइटर की ट्रेनिंग होती है हाकिमपेट में, या एयरफोर्स एकेडमी से शुरू होके बीदार चले जाते हैं आप, जो हैदराबाद के पास कर्नाटक के अंदर एक जगह है, वहाँ जाते हैं आप।
अगर आप हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग करते हैं तो आप बैंगलोर जाते हैं, और इसी तरह से अगर आप ट्रांसपोर्ट की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बैंगलोर के पास यलहंका एयरफोर्स का बेस है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग की जाती है। 75 घंटे 76 घंटे फ्लाइंग करने के बाद आपके लिए एक ट्राइफर्केशन बोर्ड होता है, जो आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सब बैठ के आपस में एक दूसरे से कंपेयर करके आपकी क्षमता के ऊपर आपको फाइटर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और हेलीकॉप्टर्स के लिए फिट मानते हैं, भेज देते हैं। तो आप जो ट्रेनिंग करते हैं, फाइटर पायलट अगर आप बनना चाह रहे हैं और आप सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आपकी ट्रेनिंग उसी तरह से होती है। बेसिक ट्रेनिंग तो सबकी बराबर होती है, 76 घंटे तक तो सब बराबर रहे। अब आप 76 घंटे के बाद जो फाइटर पायलट बनने जा रहे हैं उनकी एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। जहाज़ जिसको ये आपने सब ने उड़ाया हुआ है। सबसे पहले आप उड़ाते हैं एक पिलाटस स्वीडिश एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर आप 75 घंटे करते हैं। उसके बाद फिर आप ग्रेजुएट करते हैं तो आप आते हैं इंटरमीडिएट स्टेज में, जिस स्टेज में आपको हॉक, ब्रिटिश एरोस्पेस का बना हुआ हॉक है, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का बना हुआ आपके पास HJT-16 है। इन दोनों हवाई जहाज़ों पे आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस होती है। फिर आप एडवांस स्टेज में जाते हैं जहाँ सिर्फ हॉक के ऊपर आपकी ट्रेनिंग होती है। एडवांस और अप्लाइड स्टेज में आपको ट्रेनिंग के दौरान गन चलाना, बॉम्ब गिराना, रॉकेट चलाना, ये सब ट्रेनिंग में कराया जाता है। आप जिस हॉक के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके बाद आप चले जाते हैं ऑपरेशनल ट्रेनिंग के लिए वेरियस स्क्वाड्रंस में। बहुत से लोग ऑपरेशनल ट्रेनिंग उनको दी जाती है हॉक के ऊपर ही, और उसके बाद आप अगर आप मिग के लिए हुए हैं, डिपेंड करता है कौन सी जगह वैकेंसी थी, तो अगर आप मिग फोर्स में जा रहे हैं तो आपको मिग्स में भेज दिया जाएगा। आप जैगुआर में जा रहे हैं तो जैगुआर में चले जाएंगे। सुखोई के लिए जा रहे हैं तो आप सुखोई में चले जाएंगे। मिराज के लिए जा रहे हैं तो मिराज में। अमूमन जैगुआर, मिराज और सुखोई में थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो इनिशियली सब लोग जो हैं हॉक उड़ा के और फिर मिग्स उड़ाते हैं, जो ऑपरेशनल ट्रेनिंग देते हैं जिसके ऊपर वो एक दूसरे फ्लाइंग बेस में भेजा जाता है आपको, जहां आप 100 घंटे की करीब करते हैं। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। बेसिक रिक्वायरमेंट तो फिर भी वही रहता है कि आपको जहाज़ की गन चलाना आता हो, जहाज़ के अंदर जो बॉम्ब है वो गिराना आता हो, जहाज़ के अंदर अप्लाइड फ्लाइंग है, मिसाइल्स हैं, जहाज़ के अंदर और तरह के आयुध हैं, ये सब चलाना आता हो। फिर उसके बाद इन्हीं का एडवांस वर्जन जो है सुखोई में, मिराजेस में, MiG-29 में या जैगुआर में होता है, तो आसानी से आप एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में तब्दीली कर सकते हैं। ये तो रह गया फाइटर्स की ट्रेनिंग के बारे में। ट्रांसपोर्ट में आप शुरू में उड़ाते हैं डॉर्नियर 228 या आप उड़ाते हैं AN-32। ये दोनों जहाज़ों में साथ साइड बाय साइड ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद फिर आप ऑपरेशनल स्क्वाड्रन में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। आप C-130 हैं, C-47 में ज़्यादातर वही भेजे जाते हैं जिन्होंने 1 या 2 टेन्योर C-130 या AN-32 पे कर रखा है, जो फिर बड़े जहाज़ हैं ये, क्योंकि अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट जो ख़रीदे गए हैं वो और रशियन IL-76, ये इतने बड़े जहाज़ हैं कि इनकी क्षमताएं 80 टन 90 टन ले जाने की हैं। लिहाजा इनके ऊपर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पायलट भेजे जाते हैं जो छोटे AN-32, C-130 इन जहाज़ों से उत्तीर्ण हो चुके होते हैं या जिन्होंने ये जहाज़ उड़ाए हुए होते हैं। तीसरी ब्रांच होती है हमारी हेलीकॉप्टर्स की। आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है Mi-8 हवाई जहाज़ में, या एक फ्रेंच डेरिवेटिव था जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनाता है, एलुएट जिसको चेतक कहते हैं, उसके ऊपर ट्रेनिंग होती है। फिर आप लाइन स्क्वाड्रन में चले जाते हैं जहाँ जहाँ पे आप MiG-17-1, 17-1, 17-5, 17-6 इस तरह के जहाज़ उड़ाते हैं, जो
जिनकी क्षमता मी-26 टाइप है, जिसकी क्षमता 12 टन उठाने की है। तो इस तरह की ट्रेनिंग आप करके जब आपके एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, 250-300 घंटे आप 400 घंटे कर लेते हैं, फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग चाहेंगे कि हम गनशिप जिसको बोलते हैं, हवाई हेलीकॉप्टर के ऊपर जिनमें आयुध लगा होता है, रॉकेट चलाने की क्षमता है और बंदूकें लगी हुई हैं जिनको चलाते हैं आप, तो वो गनशिप कही जाती हैं। उसमें आपका तबादला कर दिया जाता है और आप उसकी बेसिक ट्रेनिंग करके फिर वो उड़ाने लगते हैं। ये रह गया एयरफोर्स का 3 ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट है जो उसको पूरा करने की बात है। देखिए, नेविगेटर एक कॉकपिट होती है जिसके अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्ट में नेविगेटर का रिक्वायरमेंट होती है। वो नेविगेटर की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए आपके जो पायलट्स हैं जो किसी वजह से उत्तीर्ण नहीं हो पाए, उनको नेविगेशन की ट्रेनिंग दी जाती है और वो कॉकपिट के अंदर पायलट, को पायलट और नेविगेटर तीसरा आदमी होता है जो नक्शे वगैरह देखता है, जो रेडार देखता है, जो आपको आपका मार्गदर्शन करता है। ये नहीं है कि जो नेविगेटर जिस जहाज़ में नहीं है वो उड़ते नहीं हैं, उनमें फिर आपको ज़्यादा साजो सामान लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेपन एमिंग सिस्टम्स लगते हैं। पर जिन हवाई जहाज़ों में नहीं है, जैसे एवरो है, एवरो 2 आदमी भी उड़ा सकते हैं और तीसरा आदमी नेविगेटर। AN-32 3 उड़ाते हैं, IL-76 3 उड़ाते हैं, आपका C-17 3 उड़ाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है नेविगेटर की, पर अगर रिक्वायरमेंट है तो उसकी पूर्ति करने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हमारे यहाँ नहीं होता है। वो सिर्फ जो पायलट नहीं बन पाया उसको ही बनाया जाता है नेविगेटर, और वो तीनों इन जहाज़ों का जिनका नाम बताया मैंने आपको, उन जहाज़ों में वो कार्यरत रहते हैं। और अगर नेविगेटर की वैकेंसीज़ कम है और नेविगेटर नहीं चाहिए तो आप उनको ये ऑप्शन नहीं देते हैं। जो पायलट नहीं उत्तीर्ण हो पाते हैं फिर उनको हम ग्राउंड ड्यूटीज़ में भेज देते हैं, जो मैंने बताया था आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में चले जाते हैं। वो लॉजिस्टिक्स के भी हो सकते हैं, वो प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव के होते हैं। हर स्टेशन में होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर कहे जाते हैं, जो आपका ज़मीन पे सारा रख रखाव करते हैं। जैसे कि एक तरह से कलेक्टर होता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो देखभाल करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच देखभाल करता है। तो उस टाइप से हमारे यहाँ ब्रांचेस बन जाती हैं। फ्लाइंग ब्रांच में आपके पास छोड़ने का ऑप्शन, जो भारतीय वायुसेना है आपके ऊपर 2.5 से 3 करोड़ खर्च करती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2.5 से 3 करोड़ खर्च करती है आपको पायलट बनाने में। उसके बाद एक्सपीरियंस होता है तो आप पूर्ण रूप से उत्तीर्ण पायलट बन जाते हैं, चाहे फाइटर के हों, हेलीकॉप्टर के हों, चाहे ट्रांसपोर्ट के हों। उसके बाद कोई ग्रेडेशन नहीं होता है। भारतीय वायुसेना कहती है कि अगर आपने 14 साल की सर्विस कर ली है तो आपने जो आपके ट्रेनिंग के ऊपर खर्च हुआ था वो पूरा वापस दे दिया है और आप छोड़ के जा सकते हैं, अगर भारतीय वायुसेना आपको छोड़ने के जगह हो। ऐसा नहीं है कि आपका कोई राइट बनता है छोड़ने के लिए। आपने परमानेंट कमीशन मांगा था, लिहाजा आप परमानेंट ऑफिसर हैं एयरफोर्स के, तो आपका राइट नहीं है छोड़ने का। पर अगर आप छोड़ना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन देते हैं, तो वाजिब अथॉरिटी उनको कंसिडर करती हैं और ये देखती हैं आपने 14, 15, 16 साल पूरे कर लिए हैं, तो लिहाजा गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उनके पास खामियां नहीं हैं पायलट स्ट्रेंथ की तो वो आपको छोड़ सकते हैं। ऑप्शंस बाहर में किसी भी एयरलाइन में आप जा सकते हैं। एक ही ऑप्शन है वो एयरलाइंस का है, या आप प्राइवेट हवाई जहाज़ किसी का उड़ा सकते हैं जिसको हम बिज़नेस पायलट्स कहते हैं। तो ये एक ऑप्शन रहता है। अगर आप और ब्रांचेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में हैं और आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ के आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, या
और जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट हो। लॉजिस्टिक बन सकते हैं आप, जो सज्जो सामान की रख रखाव देखते हैं, या लॉजिस्टिक्स जो सामान मंगाते हैं पूर्ति करते हैं उसकी। या अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं तो वो भी आप, अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के हैं तो आप कहीं भी किसी भी कंपनी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जगह जो जहाज़ बनाती हैं या जहाज़ की रिपेयर करती हैं या जहाज़ को किसी भी तरह से जहाज़ के साथ डीलिंग करती हैं, तो उसमें इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आगे जाके एयरफोर्स छोड़ने के बाद जगह रहती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के लिए 10+2 के बाद अगर आप एनडीए गए हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में लिए जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सीडीएस के थ्रू आ रहे हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में जाना चाहता हूं, मुझे फ्लाइंग ब्रांच में नहीं जाना है। इंजीनियरिंग के लिए आपको बेसिक इंजीनियर होना ज़रूरी है। 4th ईयर में एयरफोर्स का एक होता है जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनिंग कोर्स कहा जाता है, जिसमें हम 4th ईयर में रिक्रूट कर लेते हैं आपके सीजीपी के ऊपर, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज है बेंगलोर में, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग की जाती है। वहाँ पे आपको ग्राउंड ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको भारतीय वायुसेना का रख रखाव सिखाया जाता है, मैसेज की ट्रेनिंग दी जाती है, और किस तरह से आप एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, प्लस आपको हवाई जहाज़ की इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। ये हो गया इंजीनियर्स का। पर उसके बाद जैसे मैंने बताया, सब एयरफोर्स एकेडमी जाते हैं, वहाँ पे एक दूसरे से मिल के ही आगे बढ़ते हैं, और वहीं से आपको कमीशन दिया जाता है। अगर आप पहले ही से कमीशनड हैं तो फिर आप वहाँ जाके जब निकलते हैं तो आप फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में निकलते हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, आप अपनी अपनी यूनिट्स में चले जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, तो उसी एडम ब्रांच में से ही फाइटर कंट्रोलर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं। उन्हीं का एक, आप उनको ट्रेनिंग दे दीजिए वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन जाते हैं, या आप उनको ट्रेनिंग दे दीजिए वो फाइटर कंट्रोलर बन जाते हैं। फाइटर कंट्रोलर जो रेडार के ऊपर बैठ के रेडार देख के एक फाइटर को बताता है कि तुम्हारा दुश्मन इस जगह है, आप लिहाजा उस तरफ चले जाइए। एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, पर ब्रांच उनकी एडम ब्रांच ही होती है। ऐसे ही जज एडवोकेट ब्रांच भी एडम ब्रांच होती है, उसको फिर बाइफर्केशन करके जैग बना, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में चले जाते हैं वो। तो ये फ़र्क है, पर प्राइमरीली ऑफिसर्स और मेन जितने जो पीबीओआर्स है, ये सब इन्हीं ब्रांचेस के दायरे में रहते हैं, कोई ब्रांच बदलती नहीं है। उसके अंदर ये स्पेशलाइजेशन है, कोई फाइटर कंट्रोलर है, कोई एटीसी कंट्रोलर है, वगैरह वगैरह आप हो सकते हैं। मीटरोलॉजी का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर भी अलग है। आपको एमएससी होना चाहिए, आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए था मीटरोलॉजी, उसके लिए आप अप्लाई करते हैं, पर उसका प्रोसीजर वही होता है। आप अप्लाई करते हैं, कभी हो सकता है रिक्वायरमेंट हो और एयरफोर्स आपका एग्ज़ाम न कंडक्ट करना चाहे अगर करेगी तो एग्ज़ाम ले लेते हैं। उसके बाद आपको वही सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जाना पड़ता है, वहाँ से आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपकी मेट्रोलॉजिकल ट्रेनिंग कॉलेज है वो कोयम्बटूर में है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है, जहाँ पे आपकी बेसिक ट्रेनिंग कर देते हैं। और उसके बाद आप मेट स्टेशंस एयरफोर्स में, जहाँ जहाँ एयरफोर्स स्टेशंस हैं वहाँ हर जगह एक मेट्रोलॉजी की स्टेशन होती है जो आपकी देख रेख करती है, और आप फिर उनको मौसम का डेटा देते रहते हैं, जिसकी कि यूज़ हवाई जहाज़ उड़ाने में आता है, या दुश्मन के पास अटैक करने जा रहे हैं तो वो बताते हैं कि आपको इस तरह का मौसम मिलेगा, लिहाजा इस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपने बचपन में खेल खेले हुए हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन आँख का और हाथों का और पैरों का ज़्यादा बेहतर होता है, और जो लोग बिल्कुल खेल नहीं खेलते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वैसे तो हम सब चलते हैं, थोड़ा बहुत दौड़ते हैं और ये सब करते हैं, पर जो लोग कोई भी आप खेल खेले हों, कॉन्टैक्ट गेम खेले हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, और बेहतर है गिल्ली डंडा है, वो भी एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपको, ताकि आप जब गिल्ली उड़ती है ऊपर और उसे मारते हैं डंडे से तो आपका आँख, हाथ
पैर सब चलने चाहिए, आपकी पूरी बॉडी की मसल्स चलनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है जो आपको, अगर आप एयरफोर्स के कैडेट हैं और पायलट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो जब आप पीएबीटी करेंगे तो उसी तरह का यंत्र आपके सामने आएगा जिसमें आपको 3-4 चीज़ें एक साथ करनी पड़ेंगी। अहम बात यह है कि आपकी उसके लिए आपका सपना होना चाहिए कि आप फ़ौजें ज्वाइन करना चाहते हैं, और उस सपने को फॉलो करने के लिए आपको एवरेज नॉर्मल होना चाहिए।